हेलो। हाँ, तो बच्चों मैं आपको बता रहा था घनी तंत्र में मुख्यतः जो चार कोशिकाएं हैं उनमें से मैंने आपको बताया था कि तीन एका कोशिकाएं हमारी मुख्यतः इस चैप्टर में उपयोग होती हैं। और जो चौथा बिंदु था हमारा अंतः केंद्रित एका कोशिका, इसके बारे में आपको बताया था। ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, तो आपको बड़ा कन्फ्यूजन इसमें हो रहा है। और जो पूछने वाले हैं, जो आपको क्लियर रखने हैं, वो ये है, आपको कई बार बता दिया है। पहला इसमें जो बताया था आपको मौलिक शैल या मौलिक एकक कोशिका के बारे में बता दिया था। आदि एकक कोशिका भी कहते हैं इसको, और सरल कोशिका भी कहा गया है इसको। तो इसके बारे में आपको बताया था। इसमें बिंदु कणों की गणना कैसे की जाती है। प्रति कॉर्नर पे हमारा जो है 1/8वां हिस्सा प्राप्त होता है। और कैसे होता है ये आपको पिछली बार बताया था कि एक कण जो है वो 1/8वां हिस्सा हमें प्रदान करता है एक एकक कोशिका में। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ बीसीसी एकक कोशिका। तो बीसीसी एकक कोशिका है, इसका नाम हमें पता होना चाहिए, अंतः केंद्रित एकक कोशिका या बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, या हम इसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी कह सकते हैं। तो इसमें पहले आपको बताया जा चुका है कि बीसीसी कोशिका या अंतः केंद्रित एकक कोशिका वह कोशिकाएं हैं जिनके मध्य में एक बिंदु या एक कण हो सकता है पूरा का पूरा, और 8 कोनों में 8 कण पाए जाते हैं। ये आपको पिछले थ्योरेटिकल पार्ट इसका समझाया था। अब हम जब गणना करते हैं तो हमें ये देखने को मिला प्रयोगात्मक रूप से कि घनी एकक कोशिकाओं में पूरा 8 में से 8 कण प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि कोने से 1/8वां हिस्सा प्राप्त होता है। इसका मैंने आपको उदाहरण बताया था कि अगर 4 बॉलें नीचे जुड़ी हों, 4 बॉलों के ऊपर जोड़ दें और फिर उसका घन काटें, तो हमारी 4 4 दूना 8 बॉलें जो हैं चारों तरफ से कटेंगी। तो अब हमें एक इस टाइप का घन मिलेगा। प्रत्येक कॉर्नर से 1/8वां हिस्सा मिलेगा। तो बीसीसी कोशिका में जो एक कण है वो इन 8 कॉर्नरों के बीच में आ जाता है। तो पूरा का पूरा एक कण का मान मिलता है या एक अणु का मान प्राप्त होता है। और 8 कोनों से फिर वही हमारी गणितीय कैलकुलेशन हो जाती है। 8 गुणा 1/8 बराबर 8 कोनों से हमें एक कण प्राप्त होता है, एक केंद्र से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार बीसीसी कोशिका में कुल कणों की संख्या हो जाती है 2। अब मैं आपको बताता हूँ एफसीसी एकक कोशिका की बात। एफसीसी एकक कोशिका क्या है, सबसे पहले ये आपको बताया जा चुका है कि एफसीसी का मतलब है फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका के 6 सतह होते हैं। हम जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं या जो भी हमारा अच्छा वर्गाकार घनाकार कमरा है, तो उसके भी 6 सतह हैं। 4 दीवारें हो गई और एक फर्श हो गया जिसमें आप बैठ के काम कर रहे हैं, एक ऊपर छत होगी, तो 6 सतह हो जाती हैं। तो फलक केंद्रित कोशिका में प्रत्येक सतह पे हमें परमाणु या कण का आधा हिस्सा प्राप्त होता है, यानी कि आधा हिस्सा अगल बगल उसका कट जाता है। तो 6 सतहों को मिलाकर आधे का मतलब हो जाता है 1/2। तो गणितीय कैलकुलेशन हमारी बन जाती है 6 गुणा 1/2। तो कुल मिला के 6 सतहों से प्राप्त मान 3 हो जाता है। 3 कण की वैल्यू हमें प्राप्त होती है फलक केंद्रित कोशिका से। और 8 कोनों से 1/8 कण मिलाने के बाद एक कण 8 कॉर्नर से, तो कुल मिला के हमारे पास आ जाते हैं 4 कण। तो ये मैंने आपको बता दिया था। तो हमें मुख्यतः अब ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि हमें मुख्यतः मैंने बताया था 3 एकक कोशिकाएं हमने पढ़नी है। नंबर 1 साधारण घनीय एकक कोशिका, या इसका नाम अलग अलग किताबों में थोड़ा अलग सा है। मौलिक कोशिका नूतन में लिखा होगा, आदि एकक कोशिका एनसीईआरटी में लिखा है। तो पहली कोशिका ये है हमारी, इसमें एक कण की वैल्यू प्राप्त होती है, ये आप समझ गए होंगे। और दूसरा जो हमारा था बीसीसी या अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसमें हमें 2 कण की वैल्यू प्राप्त होती है गणितीय रूप से, ये आप समझ गए होंगे। तो 2 पॉइंट ये हो जाएंगे हमारे
दो एकक कोष्ठिकाओं के बारे में आपको ये क्लियर रखना है। तीसरा है एब्सिसी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसमें हमारे जो घटक कण हैं जो इस कोष्ठिका के अंदर भागीदारी निभा रहे हैं वो 4 कण हैं। 4 कण की वैल्यू के बराबर है। तो ये 3 एकक कोष्ठिकाएँ होंगी, आदि एकक कोष्ठिका, बीसीसी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, तीसरी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इन तीनों पे हमने विशेषतः यहाँ पे ध्यान देना है। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं आपका ठोसों में संकुलन क्षमता या ठोसों में संकुलन, यानी कि ठोसों के कण किस तरीके से पैक होते हैं। जैसे हम किसी धात्विक क्रिस्टल का एक्सरे विवर्तन विधि से देखते हैं कि उसमें परमाणु किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पे पहले हम उनका एक बीमा में देख लेते हैं अरेंजमेंट, फिर द्विबीमा में, फिर त्रिबीमा में। इस तरीके से हम 3 डायमेंशन फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 3 बीम का मतलब परपेंडिकुलर होंगे एक्स, वाई और जेड। जैसे आप गणित के हिसाब से देखें तो एक्स ऊपर एक्स, वाई, जेड परपेंडिकुलर प्रत्येक जो इसका अक्ष है अपने आप में 90 अंश का कोण बनाता है। तो अगर हमारा घनाकार कोई एकक कोष्ठिका है तो उसकी लंबाई में गोलों का अरेंजमेंट, उसकी चौड़ाई में गोलों का अरेंजमेंट और साथ ही उसकी ऊंचाई में गोलों का अरेंजमेंट आ जाता है। इसको हम 3 बीम कह सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, अगर हमारे पास घनाकार कमरा है तो उस घनाकार कमरे के एक कोने को हम 3 बीम या 3D फॉर्म कह सकते हैं। उसके प्रत्येक सतहों के बीच में और फर्श के साथ 90 अंश का कोण बनता है। तो अब मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ एक बीमा में गोलों की व्यवस्था। तो एक बीमा का मतलब हमने एक्स डायरेक्शन में जैसे गोल देख लिए, तो यहाँ पे गोले एक लीनियर फॉर्म में अरेंज हैं। लीनियर का मतलब रेखीय क्रम में है। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो लीनियर फॉर्म में जो मध्यवर्ती गोला है वो कितने गोलों के संपर्क में है। तो कोई भी इनमें से एक गोले को देखें तो ये जो गोला है ये अगल बगल अपने आसपास के 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 6। तो इसके बाद अगला जो है हमारा वर्ग संकुलन समृद्ध संकुलन है। वर्ग संकुलन में हमारे पास ये कहता है कि x और, यानी कि अगर हम x इधर ले लें, इधर x ले लें, इधर को हमारे पास y अक्ष है, तो पहले गोले x एक्सिस पे लगा लेते हैं, फिर y एक्सिस पे इस तरीके से लगेंगे। तो अब y एक्सिस पे जो गोले लगेंगे उसमें हमने ये ध्यान देना है कि जो हमारी प्रथम लाइन के गोले हैं अक्ष उसके ठीक ऊपर दूसरा गोला हमारा पहुंचना चाहिए। इस तरीके से आपको बताया है। तो ये जब इस तरीके से मैंने यहाँ चित्र पीछे दिया है, ये है एक्स एक्सिस पे होगी, वाई एक्सिस पे होगी। तो एक्स अक्ष के ऊपर जो गोले हमारे लीनियर फॉर्म में हैं उनके ऊपर जो गोले आएंगे वो एक गोले के ऊपर ठीक दूसरा गोला आएगा। तो इस प्रकार हमने इन गोलों की व्यवस्था देखी। एक्सरे विवर्तन विधि द्वारा हमें ये ठोस क्रिस्टलों में दिखा है। अब हम ये देखेंगे मध्यवर्ती जो गोला है वो कितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श कर रहा है। जैसे ये गोला देखा मैंने, तो ये गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है उसके हम केंद्र दिखा देंगे। जो गोले इसको स्पर्श कर रहे हैं उनके केंद्र को हम दिखाएं। एक ये गोले का केंद्र है, दूसरा हमारे पास ये गोला है, तीसरा हमारे पास ये वाला स्पर्श कर रहा है, चौथा ये वाला गोला स्पर्श कर रहा है। और बाकी जो ये गोले हैं ये स्पर्श नहीं कर रहे हैं। ये देखिए ये नहीं कर रहा है स्पर्श इस गोले को, ये गोला इसको स्पर्श नहीं कर रहा है, ये वाला गोला इसको स्पर्श नहीं कर रहा है, ये वाला भी स्पर्श नहीं कर रहा है। तो अब अगर हम इन चारों केंद्रों को मिला दें तो चारों केंद्रों को जोड़ने पर एक वर्ग बन जाता है। तो हम इसे कहते हैं वर्ग निविड संकुलन या वर्ग समृद्ध संकुलन। इसमें जो उपसहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा, यही कोऑर्डिनेशन नंबर है कि मध्यवर्ती गोला अपने निकटवर्ती कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है। जितने गोलों को स्पर्श कर रहा है वह उसकी उपसहसंयोजन संख्या है।
अब मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी प्रकार से हमारा षटकोणी समृद्ध संकुलन है। एक दूसरे पैटर्न में या दूसरे अलग टाइप के क्रिस्टल में एक्स-रे विवर्तन विधि द्वारा प्रयोगकर्ताओं को ये मिला होगा कि हमारे जो एक्स एक्सिस पे जो गोले हैं रेखीय रूप से लगे हुए हैं, फिर जो वाई एक्सिस पे जो गोले आएंगे वो गोले एक्स एक्सिस पर आने वाले गोलों के ठीक मध्य में आना चाहिए, यानी कि दो गोलों के ठीक यहाँ पे खांचे में आना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमारा संकुलन प्राप्त होगा ये एक षटकोणी निविड संकुलन बनता है, या षटकोणी समृद्ध संकुलन इसको नूतन में लिखा गया होगा, या हेक्सागोनल इसको कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे मध्यवर्ती गोले को अगर हम देखें इस अरेंजमेंट में, तो ये वाला जैसे गोला है ये अपने निकटवर्ती कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। इन 6 गोलों को हम अगर इस तरीके से 6 गोलों के केंद्र को आपस में जोड़ते चले जाएं तो ये एक षटकोण प्राप्त होता है। भी षटकोण और अन्य गोलों में भी आपको देखने को मिल सकता है, जैसे ये है तो 1 2 3 4 5 6, तो इनको अगर ऐसे जोड़ दें तो एक षटकोण की रचना करते हैं। थैंक यू। वीडियो में हमारे पास नहीं हो पा रहा टाइम,